Hi, good evening, wonderful souls. I hope you are having a great time. I am your host, Dr. Rohit Bansal, and welcome to the second episode of the podcast Coping with Breakups, Healing, and Moving Forward. After receiving wonderful response regarding our first episode, many people requested us to release the second episode. And I discussed the same with the ma'am, and she agreed to it. And today we are here to release the second episode. In this episode, we will focus on healing strategies, like what can be the side effects of breakup and how can someone cope up with the negative impacts of breakup. So here we will discuss and explore some of the important strategies which can be employed in order to come out of this problem. Thank you so much once again for sparing your invaluable time, ma'am. And I'm feeling blessed to have you again. It was wonderful interacting with you. And now I would like to introduce her. Dr. Aarti Sahu is a consultant gynecologist, speaker, author, writer, a relationship counselor, life coach, storyteller, and a singer. Thank you so much once again. Over to you. Thank you so much once again for having me, Dr. Rohit. It was such a pleasure the last time. Even my audience enjoyed it. It was wonderful feedback from their side. तो लास्ट टाइम जो हमने बातें की थी उसमें हमने बात की थी कि ब्रेकअप में होता क्या है, कैसे होता है, what are the different processes and emotions that a person undergoes, what are the stages of grief and loss. Today the journey is going to be all about ourselves. हमारा जो inner journey रहता है, जो healing का process रहता है, तो आज का हमारा जो focus है वो primarily हमारी inner journey पे होगा कि moving on कैसे करें. तो सबसे पहले ना, क्योंकि हम हीलिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑडियंस को ये बताना जरूरी है कि हीलिंग क्या है. जी बिल्कुल. डॉक्टर रोहित, मैं एक डॉक्टर हूँ पेशे से, और एक बात मैंने मतलब रियलाइज किया लाइफ में वो ये है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें क्योर पॉसिबल नहीं होता, बट हीलिंग हर समय पॉसिबल होती है, क्योंकि हीलिंग एक इंटरनल प्रोसेस होती है. और आप किसी भी परिस्थिति में हो, खुद को हील करने की कैपेसिटी परमात्मा ने हमें दी है. तो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ग्रीफ की स्टेजेस होती हैं, उसी तरह हीलिंग भी एक प्रोसेस है जिसकी पर्टिकुलर स्टेजेस होती हैं. और अगर हम इन स्टेजेस के बारे में अवेयरनेस रखते हैं, तो चाहे वो ब्रेकअप से हो, चाहे कोई और लॉस हो लाइफ में, उसे हील कर पाना हमारे लिए इजी होता है, क्योंकि प्रोसेस लगभग सभी तरह के लॉसेस में सेम ही रहता है. तो जब हम बात करते हैं हीलिंग की, तो जैसे मैं कह रही हूँ कि इट इज अ स्टेप वाइज प्रोसीजर, बट फिर भी ये लीनियर नहीं है. कई बार ऐसा होता है कि कोई स्टेप हम पहले कर लेते हैं, कोई स्टेप बाद में करते हैं, कोई एक बार करने के बाद वो लेसन हमने अभी कच्चा पक्का लर्न किया होता है, तो दोबारा उसको रिविजिट करने के लिए जाना पड़ता है, दोबारा से कुछ चीजें सीखनी पड़ती है. हाँ, तो हैविंग सेड दैट, अब हम एक एक करके बात करते हैं कि हीलिंग की क्या स्टेजेस होती हैं. सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है ओवरवेल्म की स्टेज. सडनली आपके ऊपर ये समाचार आ गया कि आपके साथ ब्रेकअप किया जा रहा है या ब्रेकअप हो रहा है, तो एकदम से बहुत सारे इमोशंस आपके सामने होते हैं. आप एकदम, कई बार आप नम फील करते हैं, आप कुछ भी फील कर पाने की क्षमता नहीं रखते. कई बार बहुत गुस्से में होते हैं, कई बार बहुत ज्यादा सैड फील करते हैं. तो शुरू का जो स्टेज रहता है वो रहता है इमोशनल ओवरवेल्म का स्टेज, जिसमें हम एकदम से नए नए इमोशंस के साथ घिर जाते हैं. तो ऐसी स्टेज में जो हमारे लिए बेस्ट रहता है हीलिंग के लिए, वो ये रहता है कि हम सबसे पहले स्वीकार करें कि ये इमोशंस जो आ रहे हैं वो आना स्वाभाविक है, और उनको अपने आप को फील करने की इजाजत दें. तो allowing ourselves to feel those emotions is a very very big part of healing. उसको किसी तरह नम नहीं करें, सप्रेस नहीं करें, रिप्रेस नहीं करें. that is very very important. बट जो सेकेंड बेसिक इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ भी होता रहे लाइफ में, अपना रूटीन, अपना बेसिक लाइफ केयर जो है, सेल्फ केयर, वो कभी भी हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. तो इस स्टेज में ये दो चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है. सेकेंड स्टेज जो हमारे सामने आती है वो आती है कि जब हम ग्रीविंग स्टार्ट करते हैं. हमने लास्ट टाइम ग्रीविंग की बात की थी और अपने लॉसेस को ग्रीव करने की बात हम कर रहे थे. तो ग्रीविंग की जैसे हमने बात की कि स्टेजेस होती हैं और उसके थ्रू हम ग्रीव करते हैं. तो यू मोर्न द एंड ऑफ द रिलेशनशिप. आप सिर्फ रिलेशनशिप के नहीं, आपका जो पार्टनर चला गया लाइफ से, आपकी जो ड्रीम्स चली गई, जो होप्स की फ्यूचर को लेके, सबके बारे में आप ग्रीफ में आते हैं. तो ऐसे में सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेज है, उसको नेगोशिएट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, बात करें, जर्नल करें. तो कुछ हीलिंग आप खुद से करते हैं जर्नलिंग करके, कुछ हीलिंग आप अपने परिवारजनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं. और अगर आपको लगे कि ये स्टेज क्रॉस करना मुश्किल है, तो इट इज द राइट टाइम टू टॉक टू अ थेरेपिस्ट और अ काउंसलर, जो कि आपको बहुत आसानी से अपनी स्ट्रेटजीज, कोपिंग मैकेनिज्म्स देखिए स्टेज हील करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए आगे करते हैं. थर्ड फिर स्टेज आती है जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन शुरू करते हैं, अंदर झांकना शुरू करते हैं और देखना शुरू करते हैं कि क्या कारण थे कि रिलेशनशिप फेल हुआ, उस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ्स क्या थी, वीकनेसेस क्या थी. और कई बार जब आप इस स्टेज में आते हैं तो अच्छी चीजें होती हैं कि गुड और बैड का आपको फर्क पता चलना शुरू होता है. पर कई बार आप ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि जहाँ ओवर थिंकिंग चलती रहती है, वही पिक्चर बार बार, प्लस आप बहुत सारा गिल्ट, बहुत सारा सेल्फ डाउट, ब्लेम इस स्टेज में भी आ जाते हैं.
तो जब आप इस स्टेज पे पहुंचे तो आपके लिए बेटर है, जैसे मैंने पहले कहा, कि अपने इमोशंस के साथ बैठना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ बहुत जरूरी है कि जो भी आपने एक्सपीरियंस किया उस नैरेटिव को चेंज करें, रिफ्रेम करें उसको एज ए लर्निंग एक्सपीरियंस रादर देन अ ब्रेकअप। ब्रेकअप जब हम बात करते हैं तो एक लॉस की सी फीलिंग आती है, राइट। जब हम इसको लर्निंग एक्सपीरियंस कहते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारी ग्रोथ में कहीं ना कहीं सहायक था, और हमारा नैरेटिव और उसको देखने का जो जरिया है वो चेंज हो जाता है। आफ्टर दैट कम्स द स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस। आप मान लेते हैं कि हाँ, ये मेरी लाइफ की रियलिटी है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो मेरी लाइफ में था, अब ये रिलेशनशिप मेरी लाइफ का पार्ट नहीं है। तो थोड़ा सा जो उसका दंश है आपके दर्द का, थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। जैसे हम एक ही जोक को बार बार नहीं सुन के हंसते, ऐसे ही सेम पेन को बार बार फेस करके हमें उतना पेनफुल अब नहीं फील होता। बट ये कहूँ कि पूरी तरह से हम मूव ऑन कर चुके होते हैं, ऐसा नहीं होता। बट वी कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि दिस इज हैपनिंग इन माय लाइफ एंड आई हैव टू डील विद इट। तो अब क्योंकि एक एक्सेप्टेंस आ जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस स्टेज में आप अपने एक्स के साथ कोई कांटेक्ट ना रखें, और जो भी चीजें आपको उनकी याद दिलाती हैं उन चीजों को थोड़ा समेट के एक तरफ कर दें, ताकि मूव ऑन करने का जो प्रोसेस है वो इजी हो जाए। कई बार क्या होता है कि ब्रेकअप जब होता है मैरिजेस में होता है और आपके कॉमन बच्चे बीच में होते हैं, तो ऐसे में क्लीन ब्रेकअप करना मुश्किल है, या ऑफिस प्लेस में है तो भी क्लीन ब्रेकअप करना मुश्किल है। तो ऐसे में आप अपनी बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर रखें कि ये मैं अलाउ करूंगी या करूंगा और ये अलाउ नहीं करूंगा। तो वो बेटर रहता है जब आप इस स्टेज पे पहुंचते हैं कि एक्स के साथ आप टच में ज्यादा ना रहें। फिर इसके बाद स्टेज आती है रीडिस्कवरी और सेल्फ ग्रोथ की। अब आपके पास इंडिपेंडेंस आ गई, बहुत सारा टाइम जो रिलेशनशिप में जा रहा था, बहुत सारा एफर्ट जो रिलेशनशिप में जा रहा था, वो सारी चीजें अब आपके पास अवेलेबल हैं। आपकी इंडिपेंडेंस, आपका टाइम, आपका एफर्ट। तो फिर आप इंटरनलाइज करते हैं इस प्रोसेस को और सोचते हैं कि मैं अब लाइफ को फॉरवर्ड कैसे लेके जाऊंगा। तो ये एक बहुत खूबसूरत स्टेज होती है। इसमें आप अपने पैशंस को रीडिस्कवर करते हैं, अपनी हॉबीज को रीडिस्कवर करते हैं। तो वो जो सालसा क्लास आपने सोची हुई है, वो गिटार क्लास जो सोची हुई है, दिस इज द राइट टाइम कि आप उन चीजों के प्रति वापस जाएं जो आप करना चाह रहे थे पर किन्हीं कारणों से कर नहीं पा रहे थे। दिस इज अ स्टेज ऑफ व्हेन यू स्टार्ट डिस्कवरिंग योर हॉबीज एंड पैशंस। तो आप इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर आप अपने अंदर से निकलकर बाहर की दुनिया में कदम रखना शुरू करते हैं और रिकनेक्ट करना शुरू करते हैं लाइफ के साथ। तो जो नेक्स्ट स्टेज है वो है रिकनेक्टिंग विद नॉर्मल लाइफ। यू बिल्ड न्यू सोशल कनेक्शंस, you build new friendships। आप शायद इस प्रोसेस में रिलेशनशिप के लिए रेडी ना हो, पर शायद डेटिंग के लिए आप ओपन हो जाएं कि लेट मी मीट न्यू पीपल, लेट मी लुक एट लाइफ इन अ न्यू वे। तो ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप रिकनेक्ट करते हैं, और अपने आसपास बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों को आप जमा करें जो 100% आपकी टीम पे हैं, तो इमोशनल सपोर्ट रहे जिनकी, जो ऑथेंटिकली आपके साथ है, और जो लाइफ में चीजें मिल रही हैं उसके लिए शुक्राना अदा करना अगर आप शुरू करें तो अपने आसपास एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ल्ड बिल्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है फॉरगिवनेस की। तो मैंने पहले बात की एक्सेप्टेंस की और मूविंग ऑन की, पर जब तक आप माफ नहीं कर देते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और माफी का जो लेसन है ना डॉक्टर रोहित, बड़ा मुश्किल लेसन होता है, क्योंकि हम सोचते हैं सामने वाला कई बार माफी मांग भी नहीं रहा होता, वो आपकी लाइफ में होता ही नहीं है, बट स्टिल आपको उसको माफ करना होता है, राइट। और कई बार बहुत सारी चीजें हमने भी रिलेशनशिप में गलत की होती है जिसके लिए खुद को भी माफ करना होता है। तो टू फॉरगिव इज द बिगेस्ट स्टेप ऑफ लेटिंग गो, क्योंकि जब तक हम माफ नहीं करते हम अगली स्टेज तक जा ही नहीं सकते। और थोड़ा टाइम लग जाता है ये समझ आने के लिए कि माफी हमने सामने वाले को नहीं देनी होती, माफी हमने अपने आप के लिए देनी होती है ताकि हम एट पीस आ सके। तो विद दैट अंडरस्टैंडिंग वी कम टू पीस, वी आर रेडी टू लेट गो ऑफ व्हाट द रिलेशनशिप वाज, वी आर रेडी टू लेट गो ऑफ द हर्ट, द गिल्ट, द ब्लेम, व्हाटएवर। एंड इसको करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी हीलिंग का। तो इसमें सबसे पहले छोड़ना तो है ही है, पर हम प्यार से छोड़ना सीख लेते हैं, क्योंकि नफरत से छोड़ना बहुत आसान होता है, और जब हम नफरत से छोड़ते हैं तो हम एक्चुअल में हीलिंग में नहीं होते हैं। बट प्यार से छोड़ पाना, ये कह पाना कि हाँ ये मेरी लाइफ का एक चैप्टर था, बहुत खूबसूरत था, मैंने चीजें सीखी, कुछ अच्छा हुआ कुछ खराब हुआ, तो वो कह के मूव ऑन करना, ये स्टेज की खासियत है। फिर एंड में आती है स्टेज थ्राइविंग की और मूविंग ऑन की। अब आप अपने पुराने ब्रेकअप से बिल्कुल हील कर चुके होते हैं, बीच बीच में सुबह चलती है, आप कुछ स्टेजेस को रिविजिट भी करते हैं, but primarily you have moved on and you're willing to form new connections, maybe you're willing for a new relationship also। तो ये हमारे साथ स्टेजेस रहते हैं हीलिंग। बहुत अच्छे से आपने ब्रीफिंग किया इसका। मैं इसमें एड ऑन करना चाहूंगा लिसनर्स के लिए, हीलिंग क्या है कि ब्रेकअप के बाद जो आपकी स्थिति होती है वो थोड़ी सी नेगेटिव डायरेक्शन में होती है, आपके वाइब्स नेगेटिव होते हैं। तो हीलिंग का मतलब है कि आप फिर से उसी स्थिति में जाएं जो कि ब्रेकअप से पहले थी, दैट इज कॉल्ड हीलिंग।
एंड फॉर दैट पर्पज यू नीड टू मेक ए लॉट ऑफ एफर्ट्स। आपको अपने आप से रिकनेक्ट करना होगा, एंड फॉर दैट पर्पज यू नीड टू डू सेल्फ अवेयरनेस। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू नेगेटिव वाइब्स, then you have to take certain actions. You need to implement strategies so that you can come out of it. कोई आपको निकाल नहीं सकता है, आपको इनिशिएट लेना होगा। Others can support you. That is called healing. जब तक आप अपने आप से रिकनेक्ट नहीं करेंगे और आप उससे बाहर आना नहीं चाहेंगे, if you don't have the zeal to overcome this, then nothing is possible. Then healing is not possible. Even if you take the help of some experts or therapist. तो हीलिंग यही है कि आप इतना जल्दी आप उस स्थिति से अपने आप को बाहर निकालते हैं, और उसके लिए लोग अलग अलग तरीके से प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो आपने बिल्कुल सही तरीके से इसको प्रस्तुत किया। इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, इन दोनों का कितना बड़ा रोल है ब्रेकअप स्ट्रेस को ओवरकम करने में। डॉक्टर रोहित, ये आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टच किया है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन दोनों के बारे में मैं सिर्फ दो लाइन जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन एक ही चीज होती है। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप किसी भी चीज को पूरी तरह से प्रेजेंट होकर, उस सिचुएशन में पूरी तरह से समर्पित होकर किसी काम को कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। कि कोई भी काम, अगर मैं खा रही हूँ तो बहुत आराम से उसको खा रही हूँ, सारे स्वाद अनुभव कर रही हूँ, टेक्सचर अनुभव कर रही हूँ, फ्लेवर्स को अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो वो माइंडफुली ईटिंग हो गया। खेल रही हूँ तो मैं उसमें डूबी हुई हूँ, खेल रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, तो जो भी काम मैं कर रही हूँ पूरी शिद्दत के साथ कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। मेडिटेशन एक स्टेट है जिसमें हम थॉट्स को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक नो थॉट जोन में जाने की कोशिश करते हैं। तो माइंडफुलनेस इज होल्डिंग ऑन टू अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थॉट्स, उससे भी दिमाग से बोझ हटता है। और मेडिटेशन इज व्हेन यू आर ट्राइंग टू रीच अ स्टेट वेयर देयर आर नो थॉट्स। और हमें पता है कि जितना भी मेंटल फटीग हमारा होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि दिमाग में आइडियाज हर समय दौड़ रहे हैं, थॉट्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद ट्रैफिक की तरह आए जा रहे हैं। तो अगर आप सोचें कि थोड़ी देर के लिए वो थॉट्स का कारवां रुक जाए, तो हम कितना एटलीस्ट महसूस करेंगे। So both these techniques have a difference, but both of them are very, very helpful in taking away the mental problems that come due to breakup. अब माइंडफुल अगर हम होते हैं, तो क्योंकि मैंने कहा कि आपको माइंडफुलनेस में काम पूरी शिद्दत से करना है, तो आप वर्तमान में रहकर ही काम करते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है कि माइंडफुलनेस आपको प्रेजेंट में लेकर आ जाता है। आप पास्ट में नहीं जा सकते, आप फ्यूचर में नहीं जा सकते, जो काम आप कर रहे हैं आपको उसी को डूब के करना पड़ेगा। तो दैट इज द फर्स्ट सिचुएशन ऑफ माइंडफुलनेस। तो इससे क्या होता है कि पास्ट इज ऑलवेज फिल्ड विद रिग्रेट्स एंड द फ्यूचर इज ऑलवेज फिल्ड विद एंजाइटी। तो जब आप प्रेजेंट में रहेंगे तो लाइफ का प्रेजेंट तो प्रेजेंट में ही खुलेगा। तो आप ना पास्ट में होते हैं, ना फ्यूचर में होते हैं, ना रिग्रेट्स है, ना कोई एंजाइटी है। तो दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड, जब आप माइंडफुल होते हैं तो आप थॉट्स को, अपने इमोशंस को ना तो सप्रेस कर रहे हैं ना रिप्रेस कर रहे हैं। उनके साथ बैठकर साक्षी भाव से आप उन इमोशंस को देख सकते हैं और उनको बहुत ही बैलेंस्ड वे में फील करके लेट गो कर सकते हैं। तो दैट इज द सेकंड बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ बीइंग माइंडफुल। थर्डली, आपकी इमोशनल अवेयरनेस बढ़ जाती है, क्योंकि आप एक थॉट स्टेट में है, तो उस थॉट स्टेट को पूरी तरह से समझ पाना आपके लिए इजी होता है कि इस समय मैं गुस्सा महसूस कर रही हूँ, या मैं सेल्फ पिटी महसूस कर रही हूँ, या मैं गिल्ट में हूँ। तो जो इमोशन आता है उसको वन बाय वन डील करना इजी हो जाता है जब आप माइंडफुल रहते हैं। तो इसके अलावा आपकी जो एंजाइटी है और जो आपका स्ट्रेस है, अगर आप मेडिटेट करते हैं तो ये दोनों चीजें काफी हद तक कम हो जाती हैं जब आप मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि आपका जो मेंटल फटीग है वो कम हो जाता है। इसके अलावा मेडिटेशन से हम जानते हैं कि जब हम प्रोलॉन्ग स्टेट के लिए मेडिटेशन करते हैं तो दया का भाव, करुणा का भाव, सेल्फ कंपैशन, फॉरगिवनेस, ये वाली जो स्टेजेस हैं हीलिंग की, उनको पहुंचना और उनको अचीव करना इजी हो जाता है हमारे लिए। तो हीलिंग का प्रोसेस भी काफी फास्ट हो जाता है अगर हम मेडिटेशन करें। और अल्टीमेटली दोनों ही चीजों से हमें इमोशनल रेजिलियंस, मेंटल रेजिलियंस मिलती है। हमें लगता है कि अब हम कोई भी इमोशनल स्टेट आए, हम उसको डील करने में सक्षम है। तो ये दोनों चीजों से, दोनों टेक्निक से हमें ये एडवांटेजेस मिलते हैं, स्पेशली ब्रेकअप के मेंटल स्ट्रेसेस को कोप अप। यस, इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा, मेडिटेशन क्या है कि आप अपने मन को कैसे नियंत्रित करते हैं। जब आपका मन डाइवर्ट हो जाता है, भटक जाता है, नेगेटिव वाइब्स आने शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप पैनिक करना स्टार्ट कर जाते हैं। और उस स्थिति में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। इसलिए इन दोनों को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, एंड इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। एक दिन में आप इसको नहीं सीख सकते हैं। किसी कहने से आपने कोई वीडियो प्ले किया और मेडिटेट करना स्टार्ट कर दिया और फिर आप कंप्लेन करते हो कि रिजल्ट नहीं आया, इट कैन नॉट बी डिराइव्ड इन वन डे। यू हैव टू प्रैक्टिस इट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन रिजल्ट्स विल बी कमिंग आउट।
और दूसरा, जब आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, और ब्रेकअप इज ओनली वन फेलियर इन लाइफ। एब्सोल्युटली लाइक एब्सोल्युटली। करियर में फेलियर आ गया, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, या फैमिली में कुछ सेटबैक हो गया, फाइनेंशियल क्रंच आ गया, देयर माइट बी नंबर ऑफ फेलियर्स इन लाइफ। तो अगर आप बिल्कुल एक ब्रेकअप से ही इतना स्ट्रेस्ड हो जाओगे, डिप्रेस्ड हो जाओगे, तो जो बाकी लाइफ में और विफलताएं जो मिलेंगी उनको कैसे फेस कर पाओगे? और उस स्थिति में काम आएगा माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, जैसा कि मैम ने कहा। बिल्कुल। और ये जैसे आपने डॉक्टर रोहित कहा, सभी लाइफ की स्थितियों और परिस्थितियों में ये कारगर है। कारगर तो है, हाँ। ये साधना है, एक दिन में नहीं सीखा जाएगा, इसको करते रहने से ही, अभ्यास करने से ही आगे आप इसके एडवांटेज। जैसे पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कभी कभी कहता है कि ये दवाई ले लो और ये रामबाण है, ये काफी बीमारियों में काम आएगी। तो वही बात है कि मेडिटेशन क्या है? फ्री की दवा है जो कि बहुत सारी चीजों में आपको टैकल करने में आपकी हेल्प करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइफ एक ही फ्लो में चलती रहे। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, सबको ऐसे ही ग्राफ ऐसे अप डाउन चलता रहता है। तो अप्स में सबको सही रहता है, जब डाउन आता है ग्राफ तब आपको याद आता है कौन? या तो आपको भगवान याद आते हैं, या फिर आप किसी को थेरेपिस्ट को पकड़ते हो कि मुझे मेडिटेशन सिखा दो। तो क्यों ना हम आज से ही उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें कि जब भी कोई ऐसी अनफेवरेबल सर्कमस्टांस हम फेस करें तो हम उसको इजीली टैकल कर सकें। बिल्कुल, ये एक तरह का लाइफ स्किल ही हो गया आजकल। फिर इट्स नॉट, ये नेसेसरी है। हाँ जी। यस डॉक्टर आरती, बहुत सारे लिसनर्स ऐसे हैं जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, राइट, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि जैसे कि अल्फाबेट्स होते हैं, हम स्टार्ट करते हैं ए बी और सी से, वी कैन नॉट डायरेक्टली मूव टू एक्स वाई एंड जेड। तो क्या आप हमारे लिसनर्स के लिए कुछ इजी टेक्निक्स मेडिटेशन की बता सकते हैं जिसको करके थोड़ा सा वो अपने आप को काम एंड कंपोज कर सके? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वैसे तो बहुत सारे जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं या हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर रनिंग अ लॉट ऑफ मेडिटेशन कोर्सेज। आप श्री श्री का देखते हैं, विपासना मेडिटेशन, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आर्ट ऑफ लिविंग है, ओशो है, बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत सारे हैं। बट कुछ इजी टिप्स हैं जो आप कर सकते हैं, और बहुत साधारण मेडिटेशन टेक्निक्स हैं जो कि फॉलो कर सकते हैं। और सबसे पहला उसमें से है अपनी श्वास पे, अपनी ब्रेथ पे फोकस करना, सांस का अंदर आना और सांस का बाहर जाना। जैसे आप अगर मान लीजिए कि सड़क किनारे पे खड़े हैं और ट्रैफिक को देख रहे हैं, तो शुरू में आप देखेंगे वो मर्सिडीज जा रही है, वो बोलेरो जा रही है, वो बाइक जा रही है, बट थोड़ी टाइम के बाद एक साक्षी भाव आ जाता है। आप सिर्फ ये देखते हैं कि ट्रैफिक आ जा रहा है, मतलब थॉट्स आर कमिंग एंड गोइंग। तो ब्रीदिंग पे फोकस करने से आपका कंसंट्रेशन एक पॉइंट पे आ जाता है और थॉट्स का जो काफिला है वो काफी हद तक रुक जाता है। तो सबसे आसान टेक्निक है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन पे फोकस करना। सेकेंड, आपका जो सबसे इजी है वो है बॉडी स्कैन मेडिटेशन। उसमें क्या है कि आप जब देखेंगे, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारे सिर पे, खासतौर पे टेम्पल्स में, गर्दन के पीछे, शोल्डर्स पे, लोअर बैक में हम पेन का अनुभव करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होता है तो मसल्स में स्पाज्म हो जाता है। जब आप बॉडी स्कैन मेडिटेशन करते हैं तो आप कॉन्शियसली अपनी चेतना को हर बॉडी पार्ट की तरफ लेकर जाते हैं, और जब ये चेतना बॉडी पार्ट्स की तरफ जाती है तो यू कम दैट स्पाज्म, दैट नॉट्स इन द मसल्स कम्स इनटू योर अवेयरनेस, और आप डीप ब्रीदिंग के साथ अवेयर होकर उन नॉट्स को, उस स्पाज्म को रिलीज कर सकते हैं और बहुत हद तक अपना स्ट्रेस भी कम कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होती है एफर्मेशंस। हमारे माइंड को यस और नो का फर्क नहीं पता, वो सिर्फ बात को सुनता है। तो सिंपल वर्ड्स जैसे आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम एट पीस, इस तरह के एफर्मेशंस बोलने से ही माइंड की रीप्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाती है और वो उन्हीं को सच मानना शुरू कर देता है। तो पॉजिटिव एफर्मेशंस हमारे मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये सारी टेक्निक्स यूज करने से आप अपनी लाइफ इजी बना सकते हैं, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा मेडिटेटिव टेक्निक्स हो सकती हैं। राइट, जैसा कि आपने कहा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो लिसनर्स को मैं बताना चाहूंगा कि आप 5 टाइम्स करें, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, लाइक ब्रीथ इन, देन स्टॉप इट, यस, देन ब्रीथ आउट, डू इट 5 टाइम्स, देन यू विल स्टार्ट फीलिंग रिलैक्स्ड। और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, यू कैन आल्सो डू म्यूजिक थेरेपी। लाइक बहुत सारे लोग आजकल जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनको बहुत स्ट्रेस होता है, तो बीच बीच में वो इंटरवल्स में क्या करते हैं, अपनी पसंद का म्यूजिक प्ले करते हैं। लाइक म्यूजिक उनके लैपटॉप के बैकग्राउंड में चलता रहता है, तो आप भी वो टेक्निक यूज कर सकते हैं। इवन इफ मैं जब क्लास लेता हूँ तो क्लास लेने से पहले कभी कभी जब स्ट्रेस होता है तो अपनी पसंद का एक गाना सुन के जाता हूँ, तो क्या होता है कि वो मेरे मूड को चेंज कर देता है, एंड नाउ आई कैन फोकस मोर डेडिकेटेडली इन माई लेक्चर। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं, और म्यूजिक थेरेपी एक टेस्टेड टेक्निक है। बिल्कुल। और आप YouTube पे और Spotify पे अगर जाएंगे तो आपको गाइडेड मेडिटेशंस भी मिल जाएंगी, जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी है,
सारी चीजें हैं, आपको आजकल एग्जैक्टली यंगस्टर्स स्पॉटिफाई का इस्तेमाल करते हैं, शाम को सोने से करते हैं। पहले मेडिटेशन के जी बहुत जी सारे पॉडकास्ट सुनते हैं, लाइट म्यूजिक सुनते जी हैं, वो सब क्या है, थेरेपीज हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप वो कर रहे हैं। इट मीन्स यू आर डूइंग जी सेल्फ केयर। बिल्कुल और बिल्कुल। म्यूजिक की जरूरी नहीं कि बहुत हाई फाई हैंकी पैंकी म्यूजिक हो, यू कैन लिसन टू लाइट म्यूजिक जो आपको थोड़ा सा सुकून लाए आपकी लाइफ में, आप थोड़ी बिल्कुल देर के लिए बिल्कुल। रिलैक्स फील करें। वो भजन भी हो सकता है या लाइट म्यूजिक भी हो सकता है, बट वो सुने जो आपके मन को भाए। जो चीज आपके मन को भाए ना, उसको सुनने का कोई फायदा नहीं है। देन यू विल फायदा नॉट नहीं, एबल टू फोकस ऑन दैट। इसी को इरिटेट एड ऑन कर करते हुए मैं देगा। आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि दोनों पार्टीज का सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया, बट एक सही मुकाम पे जाके नहीं हुआ। लाइक हम्म। दोनों के मन में ना कुछ रह गई बातें कि शायद ये बातें भी हम्म, करनी थी, हम्म, कि वाइंड अप करने से पहले ये बातें होनी चाहिए। जैसे दो पार्टनर अलग होते हैं तो सब कुछ डिस्कस कर हम्म, लेते हैं, ठीक है ना, तो मन बिल्कुल में बिल्कुल। आपके एक रह जाती है बात कि नहीं हो पाया। तो जब इस तरह का ब्रेकअप जब मैसी होता है, अनरिजोल्व होता है, तो उस स्थिति में कैसे हम क्लोजर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के मन में मलाल रह गया। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले ना जो हमें समझने की, जिसको मैं चाहती हूँ कि जो भी ब्रेकअप के थ्रू गुजर रहा है या लॉस के थ्रू गुजर रहा है या कोई भी बिट्रियल है, हम्म, अंडरस्टैंड करने वाली चीज है कि क्लोजर इज ऑलवेज एन इंटरनल प्रोसेस। हम्म, हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला हमें कुछ ऐसा कहेगा तो हमें क्लोजर फील होगा। हम्म, क्लोजर सामने वाले को, उसको तो गरज ही नहीं है हमें क्लोजर हम्म, देने हम्म, की, राइट? क्लोजर हमेशा एक इंटरनल प्रोसेस होता है जहाँ पे हमने खुद को एक चैप्टर क्लोज करना बताना होता है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इस क्लोजर के लिए सामने वाले को देखते हैं राइट, और उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं इमोशनली कि वो हमें ये क्लोजर प्रोवाइड करेगा, ये उसकी ड्यूटी बनती है, या हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो सबसे पहले जब हम ये कहते थे कि क्लोजर इज एन इंटरनल प्रोसेस, तो वो सारी पावर हम अपने हाथ में दोबारा ले लेते हैं, क्योंकि अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि हमने खुद को क्लोजर देना है, राइट? तो फर्स्ट इज द एक्नॉलेजमेंट एंड एक्सेप्टेंस दैट क्लोजर इज एन इंटरनल प्रोसेस एंड इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप ये करते हैं तो सब पहला स्टेप जो आसान क्लोजर के लिए, इजी बनाने के लिए है, वो ये है कि आप अपने आप को सभी इमोशंस को फेस करने की इजाजत दें। अलाउ योरसेल्फ टाइम एंड अलाउ योरसेल्फ द लिबर्टी टू गो थ्रू द इमोशंस दैट यू आर फेसिंग। सेकंड, अंडरस्टैंड कि ब्रेकअप्स में अनरिजॉल्व होना ये एक एक्सेप्ट करने वाला पार्ट है। इसको पार्ट एंड पार्सल ऑफ ब्रेकअप मान के चले। कई बार सामने वाला ब्रेक क्लोजर देने के लिए तैयार नहीं होता और कई बार वो इस लायक नहीं होता कि क्लोजर दे सके, पर क्योंकि आपने मूव ऑन करना और आपकी हीलिंग की जर्नी है, तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ सिचुएशंस में क्लोजर पॉसिबल है ही नहीं। है कि नहीं। थर्डली इंपॉर्टेंट बात है कि आप, बहुत एक अच्छी मूवी आई थी, मेरी पसंदीदा मूवी है जब वी मेट। अगर आपको उसमें ध्यान हो तो एक सीन में करीना कपूर शाहिद से कहती हैं कि आप मतलब फोटो निकालिए, और वो उसको जला के फाड़ के फ्लश कर देती हैं। तो मैं जब आई वेंट थ्रू अ मेजर लॉस इन माय पर्सनल दिस थिंग एंड वी ऑल हैव फेस्ड लॉसेस, Yes, yes. तो मेरे लिए जो पर्सनल था, मैंने 2 चिट्ठियां लिखी थी। पहली चिट्ठी उनके नाम जिनके साथ हमारा ब्रेकअप था, तो उसमें जो भी मेरे सबसे वर्स्ट ऑफ इमोशंस थे, जो मैं नॉर्मली नेचुरली नहीं कह सकती थी, गुस्से से, गाली से, जो भी मैं कहना लिखना चाहती थी, वो चिट्ठी में मैंने सब कुछ लिखा। और एक बार लिखने के बाद या शीशे के सामने बोलने के बाद, या आप ऑटो रिकॉर्डिंग कर लें तो दिस इज गुड, पर इसको जला दें, इसको डिलीट कर दें एक बार सुनने के बाद, ताकि आपके अंदर से निकल जाए पर किसी के हाथ में पहुंचे नहीं। दैट इज द फर्स्ट लेटर और व्हाटएवर रिकॉर्डिंग दे हैव टू मेक। सेकंड जो चिट्ठी है या जो रिकॉर्डिंग है, वो आपने अपने लिए करनी। जो चीजें आप अपने एक्स के मुंह से सुनना चाह रहे हैं कि तुम बहुत अच्छी थी पर गलती मेरी थी, मैं शायद उस लायक नहीं था, जो आप सुनना चाह रहे हैं क्लोजर के रूप में, आप That is वो not सारी possible. अपने लिए रिकॉर्ड करें और सामने वाले से ये अपेक्षा नहीं रखें, बिकॉज आप सुनना चाह रहे हैं, आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या सुन के आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये 2 चिट्ठियां आप अपने आप से जरूर लिखें, और पहली चिट्ठी जरूर जला दें, क्योंकि किसी के हाथ लगने से वो प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इज व्हाट यू कैन डू फॉर क्लोजर। सेकंड इज क्रिएट अ रिचुअल। आजकल तो आपने देखा है डॉक्टर रोहित, जब क्लोजर करना होता है तो ब्रेकअप पार्टी होती है। पिकअप पार्टी होती है, या उसके जो लेटर्स हैं या पिक्स हैं उनको आप हाँ जला देते हो। हाँ, जला देते हो, तो वो तो हमारा पहला हो गया ना चिट्ठी, वो तेरे खुशबू से भरे खत वो जला डाले हमने। आजकल जो रिचुअल है, सबसे पहला रिचुअल होता है कि आप ब्रेकअप पार्टी करते हैं। और एक और बड़ा अच्छा रिचुअल आप कर सकते हैं अपने आप को क्लोजर देने के लिए, मेक ओवर। एक छोटा सा, स्पेशली फॉर वुमेन, समथिंग एज सिंपल एज गेटिंग अ हेयर कट कैन चेंज योर पर्सपेक्टिव। इट कैन, तो अपने आप को स्पा ट्रीटमेंट दें, टेक योरसेल्फ फॉर अ मसाज, टेक योरसेल्फ आउट फॉर अ वेकेशन, या आप छोटा सा पौधा भी अगर आप अपने वर्क स्पेस में या घर में लगा देते हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये कुछ नई शुरुआत, मैंने कुछ नई नींव रखी है। आजकल तो एक सबसे ज्यादा जो यंगस्टर्स हैं, ब्रेकअप होते ही सोशल मीडिया पे अपना स्टेटस चेंज करते हैं। वो उनके मन को ज्यादा सुकून देता है।
नाउ आई एम सिंगल। पर डॉक्टर रोहित वो स्टेटस तो कर देते हैं, कहानी और उनके मन से स्टेटस निकलता अपने नहीं लिए है। नहीं करते। हाँ, मन से नहीं निकलता, वो तो अपनी एक्स को दिखाने के लिए स्टेटस कर रहे होते हैं। मुझे तो ऐसा फिर लगता उसको है कि अगर किसी अच्छे मुकाम पर अगर क्लोजर को लाना ही है तो इट मीन्स आप बहुत जी, मैच्योर हैं, और अगर आप इतने बहुत मैच्योर हैं तो ब्रेकअप होगा ही नहीं। तो बिल्कुल इसलिए ब्रेकअप कब होता है? जब आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, या आप एक है। दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाना शुरू कर देते हैं, या एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। तो ऑब्वियसली आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करोगे नहीं, और अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आई थिंक ब्रेकअप होना ही नहीं है। तो फिर आप जिस मुकाम पे लाके क्लोजर चाहते हो, दैट इज ओनली पॉसिबल इन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस। बट वही आपको बात है उससे कि बाहर आना डॉक्टर ही होगा, और आपको ये मानना ही होगा कि वो सब हो चुका, नाउ आई नीड टू मूव अहेड। अहेड, दोबारा हाँ, से आपकी मुलाकात उससे नहीं हो सकती। जो आप चाहते हो कि मेरे मन में कुछ गुबार रह गए, मैं दोबारा से बोलूं, वो आपको वो चांस नहीं मिलने वाला। वो चांस तो मैंने आपको बताया, अपनी ही चिट्ठियां लिख के, अपनी ही ऑडियो रिकॉर्डिंग करके हो सकता है, और कोई उसका रास्ता नहीं, वो बेटर भी रहता है किसी ने कोशिश भी क्योंकि की अपना वॉइस हम्म, नोट रिकॉर्ड करके कि मैं व्हाट्सएप पे दोबारा से भेज दूं, तो सामने वाली पार्टी क्या हाँ, करेगी? आपको ब्लॉक कर देगी। फिर नहीं आपका नहीं, उनको नहीं कैसे? भेजना डॉक्टर रोहित, वो सारा कुछ अपनी सुनाने के लिए ही है, वो हाँ, आप उनको नहीं भेजेंगे, इसके मैंने कह दिया। हाँ, इट्स अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, आप लिख दें, कई लोग लिखने में माहिर नहीं होते, वो बोल सकते हैं, हम्म। ऑडियो रिकॉर्ड करके एक बार सुन लिया कि मैंने ये सारी गालियां उसको निकाल दी हैं, तो इट नहीं मीन्स मानते हैं बेटर, लोग, लेकिन फिर भी बाद में भी एक दूसरे को टीज करते रहते हैं। ठीक है, जब उसके तक बाद लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंट दूसरा पार्टनर ना आ जाए, तब आ तक वो जाए, उसके हाँ पीछे ही रहता है कि किसी हाँ, तरीके से मैं अगर इसको डीमोरलाइज करूं। हाँ, वो कोशिश तो डॉक्टर साहब करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि उससे आपकी अपनी हीलिंग जर्नी ज्यादा इफेक्ट होती है। राइट, राइट। अगर आप देखो, हीलिंग का मतलब ये है कि सारा जो ध्यान आत्म केंद्रित हो जाए आप, हम्म, और अगर आत्म केंद्रित नहीं होंगे तो हीलिंग का प्रोसेस उतना ही डिले होगा जितना सामने वाले पे। तो इसीलिए आज की जो पॉडकास्ट है वो प्राइमरीली अपने ऊपर फोकस करने की है, बजाय कि सामने वाले के ऊपर फोकस करने की। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हीलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ केयर, राइट? हम्म, अगर हम दूसरों राइट, पे जरा डिपेंडेंट रहेंगे कि कुछ लोग होते हैं जिनको ना दवा लेने से ही तसल्ली मिलती है, कि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो गई हम्म, बॉडी में तो चलो दवा ले लेते हैं, कि पिल्स उनकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। तो अगर दवा से दूर रहना है तो क्या करना पड़ेगा? हेल्दी रहना पड़ेगा। हम्म, और हीलिंग करना है तो बिल्कुल, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि कंसल्टेंट की जी, हेल्प ले ली, थेरेपिस्ट से मिल लिए, उससे कुछ तसल्ली नहीं होने वाली है। आपको खुद इनिशिएट करना पड़ेगा, एंड दैट इज सेल्फ केयर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप हमारे लिसनर्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि सेल्फ केयर करने के लिए ऐसी कौन सी हेल्दी टेक्निक्स है, क्या करना चाहिए उनको? बिल्कुल बिल्कुल, जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं डॉक्टर रोहित, तो एवरी एक्ट ऑफ सेल्फ केयर इज आल्सो एन एक्ट ऑफ सेल्फ लव, और लव हीलिंग का बहुत बड़ा पार्ट है, और खास तौर पे खुद से मोहब्बत तो हीलिंग का बहुत ही बड़ा पार्ट है। तो जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल सेल्फ की, और फिजिकल सेल्फ की मैं बात करूंगी तो वो अपने आप ही इमोशनल और मेंटल पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो फिजिकल सेल्फ को केयर करने के लिए सबसे पहले अच्छी डाइट, प्रॉपर हाइड्रेशन, पानी खूब सारा पिए। उसके बाद अच्छा न्यूट्रिशन के साथ आपको अच्छी एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप और रेस्ट की भी जरूरत है। तो ग्रीविंग का प्रोसेस तो एक लंबा प्रोसेस है, वो चलता रहेगा, शुरू में इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, बट मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ अपने व्यूअर्स के लिए कि अपने रूटीन से पीछे ना हटे, और अपना जो बेसिक सेल्फ केयर है, खाना पीना सोना, एक्सरसाइज, इनसे पीछे ना हटे। स्पेशली एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज प्रॉपरली करने से आपकी बॉडी में अच्छे हार्मोन्स, अच्छे केमिकल्स रिलीज होंगे, सेरोटोनिन, डोपामिन, जो कि आपको स्ट्रेस से कोप करने में मदद करेंगे। अगर आप नींद अच्छे से नहीं लेंगे तो बॉडी में कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि अगेन इट्स स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग हार्मोन, तो आपका स्ट्रेस मल्टीफोल्ड हो जाएगा, मैग्नीफाई हो जाएगा। तो इसलिए तीन चीजें तो बहुत ही ध्यान रखनी है। फिर आती है इमोशनल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग में खुद से जर्नलिंग करना, सेल्फ टॉक करना, पॉजिटिव अफर्मेशंस करना, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की सपोर्ट लेना, और अगर आपको लगता है कि जरूरत है तो किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर की भी राइट टाइम पे सपोर्ट लेना। मेंटल का हम ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं डॉक्टर रोहित, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, ये दोनों चीजें हमें बिल्कुल सही रास्ते पे रखेंगी। इसके अलावा सेल्फ कंपैशन, अपने प्रति एक करुणा का भाव रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ये सारी सेल्फ केयर टिप्स फॉलो करें तो बेटर रहेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या नहीं करना, एक्स के साथ ज्यादा संपर्क नहीं रखना, उन चीजों से, उन म्यूजिक से, उस लिटरेचर से दूर रहें जो आपको बहुत ज्यादा नीचे लेके जाता है। नंबिंग सब्सटेंसेस जैसे अल्कोहल, ड्रग्स, इनका सेवन ना करें, क्योंकि ये आपकी हीलिंग की जर्नी को ब्रेक्स लगा देगा और आप अपनी समस्याओं से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। तो these are some very important self care tips which one should follow. राइट, बहुत सही कहा। इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, सेल्फ केयर के लिए सबसे जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग विल पावर होना, कि आप इससे बाहर आना चाहते हैं, कि ब्रेकअप हुआ, ठीक है, हो गया, नाउ आई नीड टू मूव ऑन। जब आप उस तरह की फीलिंग क्रिएट करते हो, मीन्स यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर ओन फीलिंग्स, एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन सेल्फ मैनेजमेंट, देन डेफिनेटली यू कैन कम आउट ऑफ इट।
और फिर जैसा कि मैम ने कहा कि आप मेडिटेशन कीजिए, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कीजिए और अपना डेली शेड्यूल बनाएं. Once you prepare your schedule on day-to-day basis, then you need to understand what type of work need to be done at which point of time. So everything will be clear in your mind. You need to keep yourself engaged. और जब कहते हैं ना खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है. जब आप खाली रहोगे तो फिर आप उसी बातों के बारे में सोचना शुरू कर दोगे. तो जितना ज्यादा आप अपने आप को बिजी रखोगे, आपकी हीलिंग प्रोसेस उतनी फास्ट हो जाएगी. और फिर ये सब चीजें मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, म्यूजिक थेरेपी, आउटिंग, आप बाहर घूमने जाओ, ठीक है ना, आप जिसको आप मानते हो उसमें अपना मन लगाओ, वो सब चीजें ऐड ऑन करेंगे. बट सबसे पहले आपको अपनी विल पावर को क्रिएट करना होगा कि हाँ मुझे इससे बाहर निकलना है. अदरवाइज इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हैं. एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन. और जब डिप्रेशन आता है तो इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ स्ट्रेस और उससे बाहर होना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है. नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर रोहित. यहाँ आपने टोटल सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर दी. ये हीलिंग प्रोसेस एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोसेस है और जब तक हम ये ठान नहीं लेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. उस स्थिति में थेरेपिस्ट भी कुछ नहीं कर सकता. आप केवल अपने मन की तसल्ली के लिए उससे मिलने जाते हो और वो पिल्स ले लेते हो. उसे वो दैट इज नॉट एन हीलिंग प्रोसेस. ठीक है ना. आप फिर डॉक्टर को भी ब्लेम करते हो कि नहीं कुछ हो रहा. वो तभी होगा जब आप खुद उससे बाहर आना चाहोगे, है ना. आप जिस भी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हो, आप उनकी लाइफ में देखो किस तरीके से फेलियर्स आए हैं और किस तरीके से उन्होंने ब्रेकअप को भी हैंडल किया है और फिर से मूव ऑन हुए हैं. तो अगर आप उनको फॉलो करते हो तो उनसे सीखो भी. ठीक है ना. बिल्कुल. एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ब्रेकअप से कोई इंसान क्या लेसन्स लर्न कर सकता है और वो लेसन्स उसकी पर्सनल ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. राइट. डॉक्टर रोहित, कोई भी परिस्थिति लाइफ में हो तो लाइफ हमें सिखाने के लिए है और ब्रेकअप तो बहुत बड़ा एक मुकाम होता है आपकी लाइफ में जहाँ सीखने के लिए बहुत सारे लेसन्स हैं. तो पहला लेसन तो सेल्फ लव का लेसन है, अपनी सेल्फ वैलिडेशन का, सेल्फ वर्थ का लेसन है कि किसी के होने ना होने से मेरे वजूद पे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं इनफ हूँ, आई एम इनफ. तो ये सबसे बड़ा लेसन है कि जो आप सीखते हो. उसके बाद सेल्फ कंपैशन, सेल्फ फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, ये सारे स्पिरिचुअल लेसन्स हैं जो कि बहुत मुश्किल है सीखने. बट ब्रेकअप में अगर आप अपना नैरेटिव चेंज कर देंगे तो ये सारे स्पिरिचुअल लेसन सीखना आसान हो जाता है. इसके अलावा आप बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सीखते हैं क्योंकि अल्टीमेटली रिश्तों में क्या है, हमारी बोली तो है और रिश्ता अगर टूटता है तो हमारी कई बार हम अपनी नीड्स एक्सप्रेस नहीं करते या डिजायर्स एक्सप्रेस नहीं करते या हम कोई बात ठीक से समझा नहीं पाते, अपनी बाउंड्रीज नहीं कन्वे करते, तो इसीलिए टूटता है. तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना रिलेशनशिप का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. आप ये सीखते हैं. फिर आप बाउंड्री सीखते हैं कि बहुत सारी चीजें कि क्या मैं करना चाहता हूँ रिलेशनशिप में, क्या मैं नहीं चाहता. तो ये भी बाउंड्री सेट करना और उनके ऊपर बिल्कुल तटस्थ रहना, ये भी आप ब्रेकअप के बाद सीखते हैं कि क्या चीजें मुझे अच्छी लगती हैं और क्या नहीं लगती. फिर आप ये भी सीखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स क्या हैं. जब कहते हैं प्यार अंधा होता है, रिश्तों में आप कई बार अट्रैक्शन को ही प्यार समझ लेते हैं और एक रिलेशनशिप में जानते बूझते कि ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम्स हमें आगे आ सकती हैं, फिर भी घुस जाते हैं. तो ब्रेकअप में जब आप जाते हैं तो आपको अच्छे से समझ आता है कि ये रेड फ्लैग्स पहले भी थे जिनको मैंने नजरअंदाज किया है. तो फ्यूचर के रिलेशनशिप्स के लिए आपके रेड फ्लैग्स क्या है और ग्रीन फ्लैग्स क्या है वो आपको अच्छे से समझ आ जाता है. इसके अलावा आप बहुत बड़ी बात जो सीखते हैं वो ये है कि आप इमोशनली स्ट्रांग कैसे बने, इमोशनली सेल्फ अवेयर कैसे बने. तो मैंने आपको बताया कि जब तक हमें अपने बारे में जानकारी नहीं होगी, किसी भी रिश्ते में घुस के हम सामने वाले से ही सारी उम्मीद रखते रहेंगे. तो सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा लेसन है और इमोशनल रेजिलियंस जो ब्रेकअप के बाद आप सीखते हैं. इसमें सबसे बड़ा लेसन ये है कि आप अपनी गलतियों को पहले पहचानो कि मैंने कहाँ पे गलतियां की और फिर उनको एक्सेप्ट करो. जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे फिर आप उनको रेप्लिकेट करोगे तो रिलेशनशिप्स आपके डिस्टर्ब होते रहेंगे. जब तक गलतियों को मानोगे नहीं तो फर्स्ट ब्रेकअप, सेकंड, थर्ड, इट गोज ऑन. तो एक्सेप्टेंस के साथ कमिटमेंट टू चेंज होना भी बहुत जरूरी है. उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कमिटमेंट टू चेंज होना बहुत जरूरी है डॉक्टर रोहित. अगला रिलेशनशिप दैट्स व्हाई कि अभी उनको फियर हो गया कि ही इज नॉट कमिटेड टू ऑल दीस थिंग्स. हाँ जी. तो यू हैव टू बी कमिटेड टू चेंज आल्सो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जी, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली एंड थेरेपिस्ट इन ओवरकमिंग ब्रेकअप स्ट्रेस. क्या रोल? मैं एक छोटा सा एनालॉजी देना चाहूंगी. जापानीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है जिसको वो कहते हैं किंसुकी. एक आर्ट फॉर्म है कि कोई भी उनका सिरेमिक बाउल अगर टूट जाता है तो वो उसको फेंकते नहीं है. जहाँ उसके टूटे हुए टुकड़े होते हैं उसको इकट्ठा करते हैं और जहाँ जहाँ से टूटा होता है वहाँ गोल्ड भर के उसको दोबारा से इकट्ठा कर देते हैं. वी डोंट थ्रो अवे दैट स्टफ. ऐसे ही हम इंसान हैं, हम लोग परफेक्ट नहीं हैं.
हमारा दिल टूटता है, कई बार हम फेलियर्स को फील करते हैं, तो हम अपने आप को फेंक नहीं देते या बिखर नहीं जाते। तो कई बार हम इतने सक्षम होते हैं, हमारे अंदर इतनी विल पावर होती है कि हम अपने टुकड़े खुद उठा सकें। पर बहुत बार ऐसा संभव नहीं होता, तो टुकड़े परिवार वाले, फ्रेंड्स इकट्ठा करके हमें देते हैं और उनके सपोर्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है, और फिर वो जो गोल्ड भरने का काम है, वो हम उनके साथ अपना दुःख साझा करके भरते हैं। कई बार आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली भी सक्षम नहीं होती, वहाँ पे थेरेपिस्ट या काउंसलर का रोल आता है। स्पेशली जिन केसेस में ग्रीफ इतना ज़्यादा हो कि आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाए या हेल्थ बिल्कुल खराब हो जाए, इमीडिएटली यू शुड गो टू अ काउंसलर और अ थेरेपिस्ट। सेकेंडली, अगर आपकी सुसाइडल टेंडेंसीज, आप खुद देख रहे हैं या आपके परिवार वाले देख रहे हैं कि आपकी सुसाइडल टेंडेंसी है, तो ऐसे में घर नहीं बैठे रहना, यहाँ पे सेल्फ थेरेपी वर्क नहीं करेगी, यू शुड इमीडिएटली गो एंड रिपोर्ट टू अ काउंसलर। थर्डली, अगर आप बिल्कुल अपना रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, ग्रीफ का एक्सटेंट इतना ज्यादा है कि उठना, खाना पीना, सोना, काम पे जाना बंद है, तो ऐसे में भी बहुत बेटर रहता है कि अर्ली स्टेज पे काउंसलर को लाएं, ना कि डिप्रेशन सेट इन होने के बाद, जैसे आपने कहा, क्योंकि वो ट्रीट करना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सेल्फ हीलिंग, हेल्प फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड द रोल ऑफ थेरेपिस्ट, तीनों ही अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ब्रेकअप का सबसे काउंसलर बड़ा ब्रेकअप का सबसे बड़ा नेगेटिव साइड इफेक्ट है लोनलीनेस। और लोनलीनेस को दूर करने के लिए क्या करना होगा? आपको अपना सोशल सर्कल डेवलप करना होगा, आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को शेयर करना होगा उनके साथ जिन पर आप पूरा ट्रस्ट करते हो। वे आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों से शेयर करते हो, तो हो सकता है कि आपको कोई अच्छा रेमेडी आपको मिले जिसको इम्प्लीमेंट करके आप रिलैक्स फील हो सके। और जब तक अपनी बात को आप दूसरों के साथ रखोगे नहीं, तो आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा एस्केलेट होती जाएगी। और काउंसलर क्या करेगा? काउंसलर आपकी हीलिंग प्रोसेस में एड ऑन करेगा, वैल्यू इंक्रीज करेगा, बट इनिशिएट तो आपको करना होगा। अगेन वही बात है, विल पावर आपको रखनी होगी, और आप जितना ज्यादा इन चीजों पर जो हमने डिस्कस किया काम करोगे, उतना आपका हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। बट काउंसलर के पास कोई मैजिक नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि वो आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाल दे, वो आपको सपोर्ट करेगा। तो यू नीड टू डेवलप सोशल सर्कल। डॉक्टर रोहित, यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। आजकल के सिनेरियो में जॉइंट फैमिलीज अब खत्म हो रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज आने लग गई हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं होता लोगों के पास, स्पेशली उन लोगों का जिनको आप ट्रस्ट कर सकें इतनी इंटीमेट डिटेल्स के साथ, राइट? तो रोल ऑफ काउंसलर आजकल के टाइम्स में बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वो आपको एक कॉन्फिडेंशियल स्पेस देते हैं और एक नॉन जजमेंटल स्पेस देते हैं, जहाँ पे आप ओपन अप होकर अपना ग्रीफ और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं व्यक्त कर सके। सेकंड, काउंसलर के पास जाने का एडवांटेज है कि हीलिंग का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को आप शॉर्टन नहीं कर सकते, स्पीडन कर सकते हैं। तो कोई भी स्टेज मिस नहीं हो सकती। तो उनके पास वो सारी स्किल सेट्स होती हैं, कोपिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, जो कि इस प्रोसेस को फास्टन कर सके और अर्ली डायग्नोसिस कर सके। अगर आप कहीं पे भटक रहे हैं, जैसे कोई मैंने बताया डिप्रेशन में जा रहे हैं या सुसाइडल है या आपको मेजर हेल्थ इश्यूज होने लग गए हैं, तो यहाँ पे काउंसलर का एक मेजर रोल है जिसको मैं बताना चाहूंगी। क्योंकि आजकल परिवार छोटे हो गए, मित्रों का दायरा हो गया बहुत छोटा, और कई बार आपकी पर्सनल बातें जो आप उस समय दुख के समय शेयर कर देते हैं, बाद में आपके लिए चिंता का विषय बन जाती हैं, जब सामने वाला वही सारी चीजें आपके अगेंस्ट यूज करना शुरू कर देता है। तो बहुत सोच समझ के ग्रीफ को भी व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि रहमन निजमन की पिता मन ही राखो गोए, सुन लोग अटी लेंगे दुख ना पटायो कोए। तो इट इज बेटर टू पे अ काउंसलर और अपना दुख उनके सामने जाके गा दे, वो बेटर रहता है। जी, दैट इज अ सेफर मोड। सेफर मोड, यस। ओके, फाइनली आप क्या कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहेंगे हमारे लिसनर को, कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है ब्रेकअप की, तो किस तरीके से वो हील करे? देखिए, हमने सारी साइंटिफिक बातें कर ली, ज्ञानवर्धक बातें कर ली, बट क्योंकि दिल का मामला है, तो अब जब बात वाइंड अप करनी है, तो वो दिल पे ही आके होगी। तो सम रिलेशनशिप्स आर फॉर अ सीजन एंड सम आर फॉर अ रीजन। ठीक है, चाहते तो हम ये है कि हमारे रिश्ते लंबे चलें, पर कई बार ऐसा हो नहीं पाता। कुछ रिश्ते सिर्फ एक सीजन या रीजन के लिए, सिखाने के लिए होते हैं। तो ब्रेकअप जनरली उन्हीं रिश्तों में होता है जो हमें सिखाने के लिए आते हैं। हरिवंश राय जी की एक कविता है जिसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। बहुत खूबसूरत कविता है। वो कहते हैं, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो लेट गो कीजिए, लाइफ में आगे बढ़े। ब्रेकअप इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट इज जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट इन योर जर्नी व्हिच हैज कम टू मेक यू ग्रो अप एज अ ह्यूमन बीइंग। तो दैट इज द कंक्लूडिंग रिमार्क फ्रॉम माय साइड। आप कहीं डॉक्टर रोहित, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, आपने बिल्कुल सिंप्लिसिटी से और बहुत ही बारीकी से इस डायमेंशन को टच किया है कि किस तरीके से एक पर्सन हीलिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है,
और ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके, जिनको अपनाकर अपने डेली रूटीन में वो इजीली हीलिंग प्रोसेस को फास्टर कर सकता है, ठीक है ना। बट इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, इट टेक्स टाइम एंड इट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर इंडिविजुअल। तो मैं अपने लिसनर्स को यही कहना चाहूंगा कि ब्रेकअप डू हैपन इन एवरीवन्स लाइफ, ठीक है ना। और जिसकी लाइफ में नहीं होता है, ही इज ए लकी पर्सन, मीन्स उसके अंदर कुछ तो ऐसी स्किल्स हैं कि वो उन चीजों को कोप अप कर सकता है, राइट। और जिनकी लाइफ में ये होता है, उसको इसको फेस करना पड़ेगा, दैट इज ट्रुथ ऑफ लाइफ। और कितनी जल्दी वो उसको फॉरगिव करता है अपने पार्टनर को और मूव ऑन करता है, वो आपकी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट और विलिंगनेस टू हील पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जब तक आप उससे बाहर निकलना चाहोगे नहीं, दुनिया में कोई भी इंसान आपको हील नहीं करवा सकता, ठीक है ना। हीलिंग यही है कि बिल्कुल कूल एंड काम रहना। जो बीत गई, जो मैम ने बोला, जो बीत गई सो बात गई, उसको भूल जाइए। वो चैप्टर था, आपकी लाइफ का एक बुरा चैप्टर था, उस बुक को क्लोज कर दीजिए और उसको रख दीजिए अलमीरा में। अपनी लाइफ का दूसरा चैप्टर ओपन कीजिए। और हर इंसान लाइफ के हर प्रारूप में सफल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो वो आपको सीखना होगा। हो सकता है कि ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ और अच्छा लिखा हो, ये भी हो सकता है कि दूसरा पार्टनर आपको अच्छा मिले जो जिसकी आपको भी उम्मीद नहीं थी। यू नेवर नो व्हाट लाइज इन द डेस्टिनी, सो यू नीड टू बिलीव ऑन द गॉड। एंड इवन इफ अगर आप सक्सीड नहीं होते, तो लाइफ के दूसरे प्रारूप हैं। अपने करियर पर फोकस करें, फैमिली पर फोकस करें, अपनी हॉबीज पर फोकस करें, उसमें अपना नेम एंड फेम कमाएं और ऐसे सक्सेस गेन करें कि जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है ना, उसको भी एक दिन मलाल हो कि शायद मुझसे गलती हो गई। तो आपको अपनी वर्थ को प्रूव करना होगा, और वो तब होगा जब आप मिलके चलेंगे, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और काउंसलर तीनों की सपोर्ट से आगे मूव ऑन करेंगे, तो तभी होगा। कहावत है कि जिंदगी ना चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं। और अगर आप रुक गए तो क्या होगा? नदी का जल भी अगर रुक जाता है तो क्या होता है? मजा नहीं आता है। जब वो फ्लो करता रहता है तभी लाइफ स्मूथ चलती है। तो आपको अगर अपनी लाइफ को स्मूथन करना है, तो उस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए। ना उसके बारे में सोचना है, ना ही ये देखना है, ये पूछना है, किसी से इंक्वायर करना है कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है। हो सकता है कि उसने लाइफ में मूव ऑन कर लिया और आप रह गए हो, और जब आपको ये बात पता लगेगी, फिर आपको और ज्यादा ग्रीफ होगा। तो इसलिए लेट हर डू व्हाट शी वांट्स टू डू, ठीक है ना। उसके बारे में नहीं सोचना है। यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ केयर, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, सोशल स्किल्स, ठीक है ना। और जिंदगी आपके ऊपर है कि आपको जिंदगी जीनी है या गुजारनी है। ये अब तो सब कुछ रहा नहीं, खत्म हो गया सब कुछ। अगर ऐसी थिंकिंग आप परसीव करते हैं, तो बहुत मुश्किल होगा उससे ओवरकम करना, और आपके जो भी प्रियजन हैं उनके ऊपर भी आप एक बर्डन बन जाएंगे। तो आपको इससे सीख लेना, जैसे मैम ने कहा, और सीख लेते हुए आगे बढ़ना है। और प्लीज जितनी भी टेक्निक्स हमने ये डिस्कस की हैं, आप इनको अपनी डेली लाइफ में इनकलकेट करें, और धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, और आप इन टेक्निक्स को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे। जैसा कि मैम ने कहा कि ब्रेकअप इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, इट इज जस्ट ए फेलियर ऑफ लाइफ, बट यू कैन सर्टेनली मूव ऑन एंड मेक ए मार्क इन द वर्ल्ड फॉर यू। Thank you so much for listening to us, and please do not forget to post your comments in the comment section. Your feedback do motivate us, and we will surely release one more episode of this podcast very soon. Till then, stay safe, be happy, and have a blessed life. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Dr. Rohit.